जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 109 और इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो रिटन रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक जो हमने कवर किया है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू इंगेजमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम शेयर करेंगे। ये इजी चैप्टर है रिव्यू इंगेजमेंट का। सिर्फ इसमें जो रिपोर्ट रीडिंग हमें करनी होगी, इसके अलावा बाकी इसमें जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस स्टडीज ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 4, चैप्टर 20 क्वेश्चन 4। भाई बैठ जाए, कहीं एडजस्ट हो जाए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो फिर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन याद रखिए दो चीज़ें बतानी है। एनालाइज द अबव सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि आपने सिचुएशन को पढ़ के बताना है कि ये किस टॉपिक से रिलेट करता है क्वेश्चन। और हाउ वुड यू प्रोसीड इन द अबव मैटर, यानी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कह रहा है यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फॉलोइंग मैटर इज अंडर योर कंसीडरेशन। मैटर कौन सा है? मंसूर लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर व्हिच आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। यहां तक की इंफॉर्मेशन से मुझे लग रहा है शायद ये रिलेटेड पार्टी चैप्टर 16 में से क्वेश्चन उसने पूछा है, तो रिलेटेड पार्टी का अल्फाज, लेकिन रिपोर्ट का भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर 4 में भी कुछ रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट डिस्कस करता है। रिस्क असेसमेंट का भी हो सकता है, रिस्क असेसमेंट में भी, और रिटन रिप्रेजेंटेशन का भी हो सकता है। कह रहा है द मैनेजमेंट हैज आल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड ए रिटन रिप्रेजेंटेशन बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट येट। इससे हमें पता चल गया कि रिटन रिप्रेजेंटेशन है और मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया है कि प्रोवाइड करेगी, लेकिन अहम चीज अभी तक उसने हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की। तो मेरे ख्याल एग्री कर लिया तो कोई बात नहीं, बाद में रिटन रिप्रेजेंटेशन आती रहेगी, रिपोर्ट साइन कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम इवेल्युएट एनालाइज करेंगे अबव सिचुएशन को। क्या इसमें इशू है? इशू ये है कि जब तक हमारे पास रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंच जाएगी तब तक हमने रिपोर्ट साइन नहीं करनी। पहले लाइन में हम यह बता देंगे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एविडेंस है, इसके बगैर हम रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। यह हमने उसे सिचुएशन का एनालिसिस करके बता दिया कि क्वेश्चन रिटन रिप्रेजेंटेशन पर बेस कर रहा है और जब तक रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं हमें मिलती रिपोर्ट साइन नहीं करनी। अब इससे आगे चूंकि नंबर 3 नंबर है तो भी यह मैटर कम है, तो हमें मजीद इसको फर्दर डिस्कस करना चाहिए। फर्दर डिस्कशन क्या कर सकते हैं आप? इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट, कि अगर मैनेजमेंट हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती स्कोप लिमिटेशन होगी, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, और चूंकि ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होगी, रिस्क पे और दूसरे फैक्टर्स, रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ करेंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इसमें आपने कैसे अंदाजा लगाया कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है? स्पेसिफिकली तो उसने नई रिक्वायरमेंट में इंक्लूड किया होगा, हाँ जी, मार्क्स देख के। और फिर वैसे भी हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर, ये ओपन रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये इस तरह की ओपन रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर भी हमने बताने होते हैं और इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट भी। क्वेश्चन 4 में कोई इशू? क्वेश्चन 4 में कोई इशू? कोई इशू नहीं, चला है।
क्वेश्चन 5, required, discuss the appropriateness of management representation and how would you deal with the above situation. अगेन इसमें हमने ये भी बताना है कि इस सिचुएशन में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और फिर ये आगे हाउ वुड यू डील भी ओपन एंडेड है, यानी इसमें हमने ये भी बताना है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे, और अगर मार्क्स ज्यादा हुए तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताएंगे. The management of PTL Pioneer Textile Limited has provided you with the management representation that they have disclosed to you all known instances of non-compliance with laws and regulations that are relevant to the preparation of financial statement. जी मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन दी है आपको कि उन्होंने जितनी भी नॉन कंप्लायंसेस थी वो आपको बता दिया. क्या ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ये रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट होती है? बिल्कुल होती है. अच्छा, रिसेंट क्वेश्चन में आई कैप ना थोड़ा सा मजीद इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ भी गया है. वो कहता है कि जब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही हो ना तो उसे इस तरह की वर्डिंग नहीं लिखनी चाहिए कि कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन नहीं है, बल्कि उसे थोड़ी सी मुख्तात अल्फाज लिखने चाहिए कि हमें किसी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का नहीं पता, या टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ देयर इज नो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, या वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. बजाय ये कि सिंपल कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे कि देयर इज नो रिलेटेड पार्टी, क्या वर्डिंग होनी चाहिए? To the best of our knowledge and belief, there is no related party transaction. Yeah, we are not aware of any related party relationship matter. तो इस तरह की मुख्तार. बहरहाल तो ये लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस, इस पे रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन करते हैं कि नहीं? लिस्ट में पढ़ा था कि नहीं आज? चलिए आगे. However, during the field work with your team identified a payment of penalty of ₹2 million to an environmental agency. PTL's management claims that the disclosure of the related non-compliance was inadvertently omitted. Discuss the appropriateness and how would you deal. सबसे पहले मुझे बताइए, क्या नॉन कंप्लायंस में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? यस सर. बिल्कुल. तो हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट because क्यों? It is required by ISA to obtain representation on non-compliance with laws and regulation. सिर्फ yes no नहीं, जस्टिफिकेशन भी दे दी. अब इसमें फर्दर हमें क्या करना है बताइए. ये केस कौन सा बन रहा है? ये केस कौन सा बन रहा है? ये मॉडिफिकेशन वाला नहीं है. मॉडिफिकेशन वाला तब होता जब वो कहता वी हैव प्रोवाइडेड यू विद ऑल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, जब मैनेजमेंट खुद से कार्य होती. ये मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी है, लेकिन हमें अदर एविडेंस मिला है जो इस रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है. अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रिस्क रिवाइज करेंगे. ये बेसिकली इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस का केस है. क्या ये स्कोप लिमिटेशन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आएगा? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि एविडेंस तो मिलके हमें इनकंसिस्टेंट है. तो हम इसमें रिस्क, आज जो केसेस पढ़े थे ये कौन सा वाला केसेस है? थर्ड वाला. देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर? कोई इशू तो नहीं? कोई चीज पूछनी तो नहीं? आगे चलें. क्वेश्चन 6 रिक्वायर्ड में कह रहा है एक्सप्लेन वेदर और नॉट ईच ऑफ द अबव वुड बी रेफर्ड टू इन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006. यानी बताना है कि ये ऊपर ABC 3 मैटर्स हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड होंगे कि नहीं. अच्छा, हम कैसे फैसला करते हैं कोई मैटर रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड होना? सबसे पहले देखें रिक्वायर्ड की लिस्ट में है कि नहीं. रिक्वायर्ड की लिस्ट में हो तो अप्रोप्रिएट, रिक्वायर्ड की लिस्ट में नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट की इंटेंशन
फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो भी अप्रोप्रिएट होगा ऑडिटर की जजमेंट को सामने रखते हुए, ठीक है। अगर इनके अलावा है उस सूरत में अप्रोप्रिएट यानी रिक्वायर्ड भी नहीं, और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि मैनेजमेंट की इंटेंशन पे भी बेस नहीं कर रहा, उस सूरत में रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। और मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के केस में भी रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के केस में। वरना आपको पता है एक रिप्रेजेंटेशन हम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट के केस में लेते होते हैं, क्या कि इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट इमटेरियल मिस स्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल। मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना। आगे चलते हैं। The following points have arisen during the audit for the year ended 30th June 2006 of Combo, a nationwide dealer in the used cars. During the year, 5 of Combo's properties were revalued by an independent surveyor. Revaluation of assets required है बिल्कुल। हालांकि आपको बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, ये स्पेसिफिकली अलहदा से स्टैंडर्ड ने लिस्ट नहीं दी, लेकिन जो हमारा पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स, उसमें कवर होते हैं प्रोवाइडेड ये सिग्निफिकेंट हो। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये सिग्निफिकेंट एज्यूम करके वह हो, ठीक है ठीक है ठीक 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 है, इसमें रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है, जरा हाथ उठाएं। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल अप्रोप्रिएट नहीं है? हाँ, इसमें जो मेरी असेसमेंट है ये उसने जो लिखा है ना 5 ऑफ कंपोज प्रॉपर्टीज वर रिवैल्यूड, इससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि उसने सारी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू नहीं किया, नहीं किया, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही, इंडिकेट हो रही है। तो आप इफ करके लिख सकते हैं कि इफ इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज इज नॉट रिवैल्यूड देन देयर इज ए मिसस्टेटमेंट एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस केस, ठीक है। एंड बट इफ इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिवैल्यूड देन written representation is appropriate in this case because it involves significant judgments। भाई क्लियर है कि नहीं? तो बेहतर है कि if करके दोनों चीजें लिख दें, ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ड जो है ना 5 का, इससे इंडिकेशन मिल रही है कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन है। क्लियर भाई? इस पे कोई कमेंट? सोल्यूशन में शायद वो कोई इसमें सिर्फ यहाँ यस या नो कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया होगा सिर्फ, हाँ नो, कि 5 का मतलब सिलेक्टिव रिवैल्यू। तो इसमें बेहतर है कि आप अगर इंटायर क्लास है तब रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है, अगर सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन है तो मिस स्टेटमेंट होगी, रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं। एग्रीड? आगे चलते हैं। बी, one property was sold during the year to the marketing director। अगर सिर्फ यहां तक होता ना, यहां तक, तो सेल के ऊपर कोई रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं लेते, लेकिन आगे जो कह रहा है मार्केटिंग डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी को इंडिकेट कर, रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज ISA is required to obtain representation on related party। आपके सोल्यूशन में रिलेटेड पार्टी का लफ्ज आना चाहिए। आगे चलते हैं। सी पे, द डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट ए बैड डेट। मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट पे रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं होती, इसमें रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर? चलिए 6 के बाद 8, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कोई रहा तो नहीं क्या 6 के बाद? हाँ ठीक है। रिस्पॉन्ड टू ऑडिट पार्टनर्स कमेंट्स।
रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा किस, तो कैसे पता चलेगा? सवाल पढ़ के। You are responsible for answering technical queries from other managers and partners of your firm. An audit partner left the following note on your desk this morning. I am about to draft the audit report for my client Sycamore Company. I am going on holiday tomorrow and want to have the audit report signed and dated before I leave. कह रहा है कल से पहले मुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, डेट इंक्लूड करनी है। The only thing outstanding is the written representation from management. क्लाइंट सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो क्या है? क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किए बगैर रिपोर्ट साइन की? अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आई हैव वर्बली कंफर्म द कंटेंट्स विद द फाइनेंस डायरेक्टर हु एग्री टू सेंड द रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिट मैनेजर विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। चाहे वर्बली कंफर्म कर, उसका नाम में लिखा हुआ है रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो जब तक रिटन फॉर्म में हमें नहीं मिलेगी रिटन रिप्रेजेंटेशन, हमने तब तक रिपोर्ट साइन नहीं करनी। पार्टनर रिपोर्ट साइन करके नहीं जा सकता। कैसा हो सकता है? पहले रिपोर्ट साइन कर दे, बाद में रिटन रिप्रेजेंटेशन आती रहे? नहीं हो सकता, आपका एविडेंस पूरा नहीं होगा। आई प्रिज्यूम दिस इज एक्सेप्टेबल। क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। ISA रिक्वायर करते हैं टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन बिफोर, ऑन और बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट आफ्टर। उस पर उसने केस स्टडी बनाई है। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं थी केस स्टडी? चलिए, हाँ 3 नंबर के लिए काफी है इतनी डिस्कशन। अब क्या करना है? चाय मिली नहीं आपको यार? हाँ, पिछले तुमने समोसा भी शोर मचाया था। ये क्या तुम्हारी दुश्मनी है उसके साथ तुम्हारी? जी भाई, 1 मिनट हैरी, उनका क्वेश्चन सुन ले दीजिए। अरे भाई, उनका क्वेश्चन सुन ले। मेरा भाई आपके साथ बैठा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बातें कर रहे हैं। हाँ, रिटन रिप्रेजेंटेशन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी रिटन रिप्रेजेंटेशन की? हाँ, नहीं, वो सिर्फ आपसे ड्राफ्टिंग करवाएगा नहीं, बल्कि ड्राफ्टिंग आपके सामने रखे उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करवाने को कह सकता है। आपके वॉल्यूम 2 में रिसेंट क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि ड्राफ्टिंग में उसने आपको एरर्स आइडेंटिफाई। आपने पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन के बाकी के क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर वो क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा। ठीक है? अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता बता दीजिएगा, फिर हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। एक वर्किंग पेपर वाला भी है, बिल्कुल एक वर्किंग पेपर। रिपोर्ट में उसने ज्यादा पूछा हुआ है, वर्किंग पेपर में एरर्स आइडेंटिफाई करने का उसने आज तक नहीं पूछा हुआ। एग्जाम में ICAP के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। नहीं, ड्राफ्ट द एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपसे मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्टिंग के लिए कह सकता है। मर्जी है भैया। भाई अगले 2 दिन कोई चाहे नहीं क्लास में होगा जी। जो आना चाहे क्लास में आए, ना आना चाहे ना आए। मैंने आपको पहले बताया था, जब आप एक फैसिलिटी का मिस यूज करेंगे ना, हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे अगले 2 दिन। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात हो रही थी कि क्या हमें वो डिफरेंट चीज़ों को डॉक्यूमेंट एग्जाम में ड्राफ्टिंग करवा सकता है। तो इसमें हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस की थी, 3-4। मैनेजमेंट इंगेजमेंट लेटर, उसने आज तक ड्राफ्ट नहीं करवाया, ना ही उम्मीद है कि ड्राफ्ट करवाएगा, लेकिन आपको उसके कंटेंट्स पता है ना। अगर ड्राफ्टिंग करवाए तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा मैटर उसने मिस किया जो कि इंक्लूड होना चाहिए। आपसे ड्राफ्टिंग नहीं करवाएगा, जो उसका पैटर्न है ना चल रहा है,
बल्कि आपके सामने कोई ना कोई फॉर्मेट रख देगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट के किसी भी पैराग्राफ का फॉर्मेट रख देगा। उसने इस रिटन रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में रिटन रिप्रेजेंटेशन के 2-3 पैराग्राफ्स आपके सामने रख दिए, और आप वर्किंग पेपर एक क्वेश्चन में उसने हमें एक वर्किंग पेज था वो सामने रख दिया और हमसे कहा कि इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। इस सूरत हाल में आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंक्लूड होती है। जैसे जो वर्किंग पेपर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपको याद होगा वो उस कंसेप्ट पे बेस कर रहा था जिसमें हमने स्टडी किया था कि हर वर्किंग पेपर पे कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। वो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस कर रहा था। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन उसने इंक्लूड नहीं की थी और कुछ इंफॉर्मेशन गलत थी, जैसे प्रोसीजर कुछ और था और एजर्शन कुछ और थी। इसी तरह रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट उसने ये रिसेंट क्वेश्चन में उसने कोई हमें 2-3 सेंटेंस दे दिए और कहा कि इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, क्रिटिकली वैल्यूएट करो इसको। तो अगर आपको पता है रिटन रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड होती है तो आप उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हमारे लिए नई थी कि उसमें हमें ये सिखाया था कि जब कभी रिप्रेजेंटेशन को लिख रहे होंगे तो आपने कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं देनी। यानी डायरेक्टर्स जब रिप्रेजेंटेशन राइटर को दे रहे होंगे तो देयर इज नो फ्रॉड, देयर इज नो रिलेटेड पार्टी, देयर इज नो सब्सिक्वेंट इवेंट, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी, बल्कि लैंग्वेज यूज करनी है सेफर साइड पे। जैसे टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ देयर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये वर्डिंग, या वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इस तरह की वर्डिंग यूज करें। ये उसने एरर आइडेंटिफाई किया था कि स्टेटमेंट कंक्लूसिव यूज की गई है क्वेश्चन में। इसके अलावा बाकी वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना रिटन रिप्रेजेंटेशन का, बाकी क्वेश्चन में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी के साथ, उसमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ज़्यादा चांस याद रखिए मुझे, ना तो रिटन रिप्रेजेंटेशन का चांस लग रहा है क्वेश्चन में आने का और ना ही किसी और ड्राफ्टिंग का, वर्किंग पेपर का। जो ज़्यादा चांस है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने का वो है रिपोर्ट का, कि रिपोर्ट में आपसे दोनों चीज़ें करवा सकता है। आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दे जिससे ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस होता हो, या एमसीसो मैटर आता हो, अदर मैटर कोई पैराग्राफ, और आपसे कहे कि इसको ड्राफ्ट करो, उसकी ड्राफ्टिंग भी पूछ सकता है। और दूसरा, आपको हो सकता है खुद से कोई ओपिनियन या एमसीसो मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दे दे और आपसे पूछे कि एरर आइडेंटिफाई करो। इसमें जो हमें खुद से ड्राफ्ट दे दे और एरर्स आइडेंटिफाई करवाने को कहे, वो हमने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर वो हमें कहता है कि आप एमसीसो मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, आप ओपिनियन ड्राफ्ट करो, वो क्वेश्चन हमने नहीं किए। आपको याद होगा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 का मैंने आपसे पेंडिंग करवाया हुआ है, वो मैंने करवाना है, ठीक है। उसके बाद आप खुद से भी इस काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि ओपिनियन या एमसीसो मैटर को ड्राफ्ट कर सके। उसमें भी एमसीसो मैटर, अदर मैटर की एग्जांपल तो मैंने आपको याद करवाई हुई है। एमसीसो मैटर और अदर मैटर और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की एग्जांपल याद करवाई हुई है। जो मॉडिफाइड ओपिनियन की एग्जांपल्स है ना, वो नहीं करवाई, तो वो मैंने करवानी है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ज्यादा चांस किस चीज का है आने का? रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग या रिपोर्ट में से एरर्स आइडेंटिफाई करवाने को कहेगा, इसका ज्यादा आने का चांस है। इसके ऊपर ज्यादा आप भी फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसमें बाकी चीजें मैंने करवा दी, सिर्फ ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन हमारा रहते हैं। वर्किंग पेपर में से एरर्स आइडेंटिफाई करना उसने एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा। इंगेजमेंट लेटर में से एरर्स आइडेंटिफाई करवाना उसने कभी भी नहीं पूछा। रिटन रिप्रेजेंटेशन में से पूछ लिया था उसने, ठीक है। और उसमें भी सिर्फ एक चीज हमारे लिए नहीं थी, ये उसने कहा लैंग्वेज किस तरह की, कंक्लूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी। बाकी वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता। चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑडिट, हमारा कंप्लीट हो गया जितने भी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स थे। अब आज हम रिव्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं और रिव्यू इंगेजमेंट आज स्टार्ट होगी और कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। कल के लेक्चर में कंप्लीट। इसकी रीजन सुन लीजिए। एक तो रीजन ये है भाई, ऑडिट में हमने इतना ज्यादा स्टडी किया चैप्टर स्टैंडर्ड्स,
इतने प्रोसीजर्स पढ़े, रिव्यू में हमारा जल्दी क्यों कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट की निस्बत? एक रीजन तो ये है प्रोसीजर कम है ऑडिट की निस्बत। प्रोसीजर क्यों कम है? क्योंकि लेवल ऑफ एश्योरेंस कम है। ऑडिट में हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है और रिव्यू में लिमिटेड। अच्छा, लेकिन एक दूसरी वजह भी है जो इससे भी ज्यादा है, मैं वो क्या कि हमने रिव्यू में प्रोसीजर कम परफॉर्म करने, ऑडिट में ज्यादा। ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर, रिव्यू में, लेकिन रिव्यू में जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो तकरीबन वही हैं जो हमने ऑडिट में पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम रिव्यू में भी इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं रहे होंगे क्योंकि ये प्रोसीजर वही है जो कि हमारे ऑडिट के। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्विसेज या एंगेजमेंट्स बाय सीए फर्म के जो, भाई बस कर दे, मेरे को लेक्चर चलाने दे यार, वो पहले तैयार बैठे होते हैं उधर से देखना। सर्विसेज एंगेजमेंट्स के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, सीए फर्म, कौन कौन सी सर्विसेज या एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकती है? कंसेप्ट क्या है? सीए फर्म कौन कौन सी सर्विसेज या एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकती है? तो दो बड़ी सर्विस, दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। लेकिन नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को भी दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक रिलेटेड सर्विसेज और एक अदर सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज को कहते हैं जो हैं तो नॉन एश्योरेंस लेकिन ऑडिट और रिव्यू से मिलती जुलती हैं, है नॉन एश्योरेंस लेकिन ऑडिट और रिव्यू से मिलती जुलती हैं। और अदर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो है भी नॉन एश्योरेंस और ऑडिट और रिव्यू से मिलती जुलती भी नहीं। तो टोटल हमारी तीन टाइप्स हो गई सर्विसेज के, एक एश्योरेंस सर्विसेज, एक रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन याद रखिए रिलेटेड सर्विसेज नॉन एश्योरेंस सर्विसेज हैं, एश्योरेंस सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, अदर सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जांपल्स क्या हैं? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस में क्या किया जाता है? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। लिमिटेड एश्योरेंस में क्या किया जाता है? इसकी एग्जांपल्स हैं ऑडिट और रिव्यू। रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या? ऑडिट। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल। फर्क क्या जी दोनों में? प्रोसीजर किसमें ज्यादा, किसमें कम? लेवल ऑफ एश्योरेंस इसमें ज्यादा से मुराद कौन सा? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। और इसमें लिमिटेड। हाउ एश्योरेंस इज प्रेजेंटेड? इसमें रीजनेबल एश्योरेंस कैसे? इन पॉजिटिव फॉर्म, इसमें नेगेटिव फॉर्म। इन शॉर्ट अगर हमसे वो दोनों को डिफरेंशिएट करने को कहे, आपको कुछ भी ना आता हो, आप दोनों की डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन एग्जांपल देखें, सारे कंसेप्ट वहीं से निकले हैं। ये कोई नहीं, इसमें कोई नई चीज नहीं आपने सीखी। सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन में थी। रिलेटेड सर्विसेज क्या हैं? रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज की दो एग्जांपल्स हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसका कोई हिस्सा, पार्ट प्रिपेयर करना, इसे कहते हैं कंपाइलेशन। आपको याद होगा कोड ऑफ एथिक्स में हमने स्टडी किया था बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज, ठीक, वो है कंपाइलेशन। इसको यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स उसने उसका नाम क्या रखा है? बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इसका नाम क्या रखा है? कंपाइलेशन। क्या ऑडिटर कंपाइलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकता है? कोड ऑफ एथिक्स ने क्या पढ़ा था याद है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? हमने पढ़ा था लिस्टेड क्लाइंट है तो नहीं कर सकता, अनलिस्टेड है तो कर सकता है। लेकिन सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है, इस वजह से कुछ सेफगार्ड अप्लाई करना है। सेफगार्ड याद है आपको? टीम सेपरेट होनी चाहिए,
ठीक है, टीम का हिस्सा, बिल्कुल ठीक है। कब, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है? देखिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बिल्कुल ऑडिट की तरह ही है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की असाइनमेंट, इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑडिट नेचर के ही किए जाते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें आईएसएस के मुताबिक नहीं, बल्कि क्लाइंट की या किसी रेगुलेटर की मर्जी के मुताबिक किए जाते हैं। जैसे क्लाइंट ये कहे कि आपने ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म करने हैं, लेकिन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं, किसी एक कंपोनेंट पे, और उस कंपोनेंट की भी सारी असर्शन नहीं, कोई एक या दो असर्शंस पे। तो अब देखें प्रोसीजर ऑडिट वाले परफॉर्म हो रहे हैं, देखिए चूंकि क्लाइंट के कहने के मुताबिक परफॉर्म हो रहे हैं, या बाज़ औक़ात कोई रेगुलेटर कह देता है क्लाइंट को कि आपने इस एरिया में ये प्रोसीजर परफॉर्म करवाएं सीए फर्म से और फिर हमें रिपोर्ट सबमिट करवाएं, तो उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी कमर्शियल बैंक से कह दिया कि हमें लगता है आपने जो डिपॉजिट्स हमें रिपोर्ट करवाए हैं वो फिगर ठीक नहीं है, तो आपने जो हमें रिपोर्ट सबमिट करवाई है इसमें 100 मिलियन से ऊपर जितने भी डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, अपने ये किसी सीए फर्म से कहिए कि वो हमें रिपोर्ट दे कि आपके 100 मिलियन से ऊपर जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे ठीक हैं। बताइए क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसमें प्रोसीजर ऑडिट के परफॉर्म होंगे, लेकिन क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है? सिर्फ एक कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट के अंदर भी सारी आइटम्स नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड आइटम, और उनमें भी सारी असर्शंस नहीं, सिलेक्टेड। यानी इसका मतलब यह प्रोसीजर वही हो, लेकिन क्लाइंट जैसे जैसे कहे वैसे वैसे ही प्रोसीजर परफॉर्म करें, तो वो फिर ऑडिट नहीं बल्कि कौन सी एंगेजमेंट बनती है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। नाम से जाहिर है कि इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक किए जाए, या कोई रेगुलेटर भी बाजू का इन्वॉल्व होता है। वो ऑडिटर अपनी मर्जी से, वो ऑडिटर आईएसएस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता। ये बात समझ। अब चूंकि ऑडिटर आईएसएस के मुताबिक या अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑडिटर क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस दे रहा होगा? ये इसीलिए एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्लियर? एक और एग्जांपल है, बाज़ औक़ात क्लाइंट को अगर खतरा हो कि उसके किसी डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो ऑडिटर को कह सकता है कि भाईजान आप आइए, सारी नहीं सिर्फ परचेज के अकाउंट में, और परचेज के अकाउंट में एक एक परचेज नहीं, जो बड़ी बड़ी परचेज है, कोई एक अमाउंट एग्री कर ली जाती है, उससे ऊपर जितने भी परचेजेस हैं उनको वेरीफाई कीजिए और बताइए हमें कोई फ्रॉड है कि नहीं। तो ये भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होगा। मेन कंसेप्ट याद रखिएगा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ऑडिटर अपनी मर्जी या आईएसएस के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, क्लाइंट के कहने के मुताबिक करता है। और चूंकि आईएसएस इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी। क्लियर? इन दोनों को रिलेटेड सर्विसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों काम चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो अपना मेन काम होते हैं ना, उसके ऑडिट रिव्यू, उससे मिलते जुलते हैं। ये है एज अकाउंटेंट, ये अकाउंटिंग नेचर का काम है कंपाइलेशन, और ये ऑडिट नेचर, ऑडिट नहीं है लेकिन ऑडिट नेचर का। क्लियर? और जो अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज कौन सी है? टैक्स, कंसल्टेंसी वगैरह। बिल्कुल, कोड ऑफ एथिक्स में आपने बाकी जितनी भी सर्विसेज अगर बड़ी होंगी वो सारी की सारी अदर नॉन एश्योरेंस। क्लियर? तो बताइए अगर कंसेप्ट समझ आ गया, रीजनेबल एश्योरेंस किस में प्रोवाइड की जाती है? ऑडिट एंगेजमेंट में। और लिमिटेड एश्योरेंस और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कौन सी एश्योरेंस है? ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। शाबाश। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस टॉपिक में से पूछना? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे उसे एज ऑडिटर अपॉइंट भी नहीं किया गया, उसे तो एज एक्सपर्ट पर्सन अपॉइंट किया गया है। ऑडिट एंगेजमेंट में फ्रॉड जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब फ्रॉड अलग एक्टिविटी है, अलग एंगेजमेंट होगी, उसका एग्रीमेंट ही अलग साइन होगा। और की क्वेश्चन?
जी नहीं करेगा, बिल्कुल। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ऑडिटर अपनी जजमेंट के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, नहीं करता। प्रोसीजर परफॉर्म नहीं, देखिए इसमें क्लाइंट बताता है कि उसने फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है तो किस अमाउंट तक का, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताता है, ठीक है। ये सीफैप लेवल जब आप जाएंगे ना तो उसमें आपसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का क्वेश्चन भी पूछेगा, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे भला? इसमें देखिए ऑडिट के तकरीबन आपने जितनी भी केस स्टडीज किए ना, आपने देखा होगा आधी से ज्यादा केस स्टडीज में हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर बताने पड़ते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और उसमें हमें अपनी जजमेंट भी अप्लाई कर। कुछ प्रोसीजर तो हमें सीधे मिल जाते हैं चैप्टर 10 से, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें खुद से अपनी जजमेंट भी अप्लाई करनी पड़े। लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के क्वेश्चन में खास बात है क्या, कहीं पे भी आपको अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करनी पड़ती, वो खुद से बताता है कि ये प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट होता है कि रिपोर्ट कैसी होगी, रिपोर्ट याद रखे। अच्छा एक चीज और बता दूं, रिपोर्ट हर एंगेजमेंट की होगी। एश्योरेंस सर्विसेज में भी रिपोर्ट दी जाती है, नॉन एश्योरेंस में भी रिपोर्ट दी जाती है। फर्क क्या होगा, इसमें कोई कंक्लूजन या ओपिनियन मौजूद होगा, इसमें भी कंक्लूजन या ओपिनियन होगा, इसमें भी होगा। इसमें कोई कंक्लूजन या ओपिनियन और इसमें भी कंक्लूजन ओपिनियन नहीं। और एक और फर्क आपको बता दूं, इसके लिए एश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म के लिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। रिलेटेड सर्विसेज या अदर सर्विसेज के लिए इंडिपेंडेंट होना लाजमी नहीं है, ये भी फर्क ध्यान में रखिएगा जी। बिल्कुल इंटरनल ऑडिटर भी कर सकते, क्लियर। अच्छा अब अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि टोटल टाइप ऑफ सर्विसेज क्या हैं, इसमें जो अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज ये हम कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ चुके हैं कुछ, ठीक है। जैसे टैक्स में क्या थ्रेट, वैल्यूएशन सर्विसेज वगैरह, जो ये अभी नहीं पढ़नी हमने। अब रिलेटेड सर्विसेज सीफैप लेवल पे जाके पढ़ेंगे, कैफ के सिलेबस में नहीं है। कैफ के सिलेबस में जो ज्यादा डिस्कशन है वो सिर्फ ऑडिट और रिव्यू की है। ऑडिट पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, रिव्यू। तो ये बेसिकली आपको इस चैप्टर का कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे। पहले सारी टाइप ऑफ सर्विसेज बता दी, उसके बाद ऑडिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिव्यू रह गया, वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बाकी की सर्विसेज हम सीफैप लेवल पे जाके पढ़ेंगे, या कुछ थोड़ी सी हमने कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी की है। बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं सिर्फ। अब स्टार्ट करें, कौन सी सर्विसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में। पहले चीज प्री कंडीशन, जिस तरह ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस थी, यानी हमने कुछ चीजों को देखा था, और याद है एक था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वो तो एक्सेप्टेंस से भी पहले थी, ठीक है। फिर प्री कंडीशंस थे, प्री कंडीशन क्या थी याद है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल और मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइस पे। क्या वो प्री कंडीशन का कंसेप्ट रिव्यू पे भी अप्लाई होगा? यस होगा, बस इतना बताना था आपको। और उस प्री कंडीशन के कंसेप्ट में क्या बात आती है, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है ऑडिट को, रिव्यू को भी नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकता है, रिव्यू को भी नहीं कर सकता। अगर कोई रैशनल पर्पस ना हो तो रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट, ये नई चीज हमारे सामने आई। ऑडिट असल में ज्यादातर केसेस में होता है स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट है, और रिव्यू ज्यादातर केसेस में नॉन स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट है। स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट की रीजन पूछे ना क्लाइंट से, क्लाइंट सिर्फ एक बात कहेगा कि क्यों करवा रहे हैं, लॉ रिक्वायर करता है। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट चूंकि अक्सर नॉन स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट होती है, तो इसमें जब याद रखिए क्या क्लाइंट हमसे आके कहे सर रिव्यू कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फौरन मान जाना चाहिए कि रीजन पूछनी चाहिए। अगर कोई वैलिड रीजन है फिर एक्सेप्ट करेंगे एंगेजमेंट को, वैलिड रीजन नहीं है तो हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो
तो ये पहला कंसेप्ट है प्री कंडीशन का। मेन कंसेप्ट वही है जो ऑडिट में पड़ा है। प्री कंडीशन मौजूद है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री करती है, इंडिपेंडेंस है, तो फिर आप एक्सेप्ट कर ले। प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना। इंडिपेंडेंस नहीं है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना। क्लियर? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। यूं समझ लीजिए ये आपके एक तरह से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करवा रहा है यहाँ पे। क्लियर? देख लें कोई चीज नहीं तो नहीं है सिवाय ये रैशनल पर्पस के, और ये भी इस वजह से आया है क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता रहता। आगे चलता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते हैं, रिव्यू में भी करेंगे, खत्म, बस ये कंसर्ट लेकिन अभी नहीं, चलो नहीं। अब वन बाय वन हम इसमें देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ जैसे यहां पे एक आधी चीज का फर्क आया था, कहीं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी आए, और मुझे लगता है एक चीज में फर्क तो जरूर आएगा, जिसमें हम उसे बताते हैं कि टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे फॉर्म ऑफ ओपिनियन डिफरेंट होगा ना, वहां पे पॉजिटिव था, नेगेटिव। तो देखते हैं, कहता है जब आप रिव्यू के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेंगे ना क्लाइंट से, आपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट देखना क्या है। ये ऑडिट में भी देखा था, ये तो सेम हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में भी देखा था, सेम हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज सुन लें, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जो ऑडिट पर, नाम का फर्क है। जैसे वहां पे टर्म ऑडिटर बोली जाती थी, प्रैक्टिशनर बोली जाएगी, प्रैक्टिशनर। वहां पे लफ्ज ओपिनियन बोला जाता था, यहाँ पे कंक्लूजन का लफ्ज यूज किया जाएगा। तो याद रखें, रिव्यू में आपने अगर वो कहे ना रिव्यू कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो आपने उसे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं कहना, क्वालिफाइड कंक्लूजन कहना। इसमें जो वर्ड यूज होंगे ना, बल्कि अब वो कंसेप्ट कल पढ़ाना है, लेकिन चले अभी पढ़ा देते हैं, अगर मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, या स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, रिव्यू का कंक्लूजन क्या होगा? अनमोडिफाइड कंक्लूजन। शाबाश। अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड कंक्लूजन। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स कंक्लूजन। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड कंक्लूजन। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है। ये क्या, ये आपने पहले पढ़ा होगा क्या? कैसे पता चला फिर आपको? सारा चैप्टर तकरीबन इसी तरह है कि कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। चाय 2 दिन नहीं मिलने, आपकी 2 दिन की चाय बंद हो गई। आप टाइम ज़ाया करते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेम। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, उधर भी था, इधर है। Statement that engagement is not an audit. Audit opinion will not be given. ये अच्छा क्लाइंट, ये आपको पता है, अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछे 3 नंबर के साथ ऑडिट और रिव्यू में फर्क बताओ, बता देंगे क्योंकि पढ़ लिया। लेकिन जो ज्यादातर स्टेक होल्डर्स हैं, यूजर्स हैं, वो शायद ऑडिट और रिव्यू में फर्क ना बता, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ऑडिट में। इसीलिए हो सकता है वो रिव्यू रिपोर्ट को ही ऑडिट रिपोर्ट समझ लें, और ये प्रैक्टिकली भी होता है कि वो रिव्यू रिपोर्ट को भी यूजर ऑडिट रिपोर्ट समझ सकते हैं। इसलिए हम 2 काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं, हम क्लाइंट को कहते हैं रिव्यू रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है ना, आप किसी खास जरूरत के तहत करवा रहे हैं रिव्यू रिपोर्ट, जैसे किसी बैंक से हो सकता है लोन लेना हो, तो आप एक काम करें, क्या ये रिव्यू रिपोर्ट किसी और को नहीं देनी,
एक तो रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, और तो अच्छा रिस्ट्रिक्शन लगा भी दें तो जो बैंक वाला है जिसने ऑडिट नहीं पढ़ा वो फिर भी गलतफहमी का शिकार हो सकता। बाकी लोग तो नहीं होंगे गलतफहमी का शिकार, क्यों? उन्हें मिलेगी नहीं, लेकिन बैंक वाला फिर भी हो सकता है। इसलिए उसके लिए हम खास तौर पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, क्या कि ये ऑडिट रिव्यू है, ऑडिट नहीं, इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा, इसमें ऑडिट ओपिनियन तो क्या दिया जाएगा? रिव्यू कंक्लूजन दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लाजमी लिखना है। और फिर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी पूछेंगे। किस पर्पस तो पूछ रहे थे ना, वो यहां पे एंगेजमेंट लेटर में लिख भी देंगे कि किस पर्पस के लिए रिव्यू करवा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक को तो नहीं जाने। नहीं, अच्छा मुझे जरा बताइए, क्या ये स्टेटमेंट हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिख दी? क्या ये ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखनी चाहिए कि ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, रिव्यू रिपोर्ट है, इसे ऑडिट रिपोर्ट ना समझना? जी नहीं, रिव्यू उसके रिपोर्ट के ऊपर ना टाइटल आएगा जैसे ऑडिट में आता था, उसमें यही लिखा होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होता था, लिखा होगा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट लिखा आएगा। लेकिन क्या नीचे किसी पैराग्राफ में ये सेंटेंस आना चाहिए एहतियातन कि ये एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, इसे ऑडिट एंगेजमेंट ना समझना, ये रिव्यू एंगेजमेंट है, इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा बल्कि लिमिटेड इंश्योरेंस वाला रिव्यू कंक्लूजन दिया जाएगा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं लिखना चाहिए? कितनों का ख्याल है इस लाइन को लिखना चाहिए? चले नहीं, देखें मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके जहन में मैंने बिठा दिया, आगे रिव्यू रिपोर्ट आएगी, जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अच्छा बताइए, इस इंफॉर्मेशन का हमारी रिव्यू रिपोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस इंफॉर्मेशन, क्लाइंट ने कहा यस हमने डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना है, इसका हमारे रिव्यू रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट होगा? तो क्या करेंगे? रिपोर्ट हम अपने, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, अदर मैटर पैराग्राफ, हम अपनी रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिस्ट्रिक्ट। इससे एक अहम कंसेप्ट हमारे सामने आया कि ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन होता है, रिव्यू रिपोर्ट में भी कंक्लूजन होगा। ये तो पहले से पता था। ऑडिट ओपिनियन 4 तरह के हो सकते हैं, अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। रिव्यू कंक्लूजन भी 4 तरह के हो सकते हैं, ये भी पहले पता था। अब सुनिए जो चीज पहले पता नहीं थी, जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर आ सकते हैं, उसी तरह रिव्यू रिपोर्ट में भी एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर आ सकते हैं। नहीं समझ आई बात? आगे तो सुने फिर एक सवाल का जवाब देखते हैं क्लास में कि माइका लाल जो जवाब दे इसका। ऑडिट रिपोर्ट में भी एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा, रिव्यू में भी। सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है। एग्जाम में याद रखिए, ये ना हो सारा केस वो उन्हीं सिचुएशन के ऊपर बनाए, एंड में सिर्फ इतना लिख दे कि ये ऑडिट क्लाइंट नहीं रिव्यू क्लाइंट है, और आप कहें रिव्यू वाला तो सारा तो प्रैक्टिस करवाई नहीं, और सारे कंसेप्ट वही है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, वही कंसेप्ट, उसी तरीके से डिसाइड कर, उसी तरीके से मटीरियलिटी। स्टैंडर्ड एक जगह पे ये रिव्यू वाला स्टैंडर्ड बात करता है, कहता है जिस चीज का फर्क मैं आपको बता दूं ना, वो रिव्यू दोनों में फर्क है, लेकिन जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो सब सेम है। यहां पे मटीरियलिटी कैलकुलेट करना नहीं सिखाएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर नहीं सिखाएगा,
रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाएगा, लेकिन अच्छा ये भी नहीं बताया कि रिलेटेड पार्टी अगर इंक्लूड नहीं की गई तो मिस स्टेटमेंट है। तो बताइए अगर रिव्यू रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी को इंक्लूड नहीं किया गया, सारे कंसेप्ट वही, तो फिर मुझे बताइए एमसीक्यू ऑफ मैटर ऑडिट रिपोर्ट में भी, रिव्यू में भी, अदर ऑडिट रिपोर्ट में भी, रिव्यू में भी, की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में आता है, रिव्यू में आएगा कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल आएगा? नहीं है, वो तो ऑडिट एंगेजमेंट थी। तो की ऑडिट मैटर है, की रिव्यू मैटर नहीं है, वो सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट में आता है। हाँ एक चीज सुन लें जो आपके लिए ट्रिकी साबित होगी, जो सच में ट्रिकी साबित होगी। जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा है ना, सुन ले जरा, वो ऑडिट में आता है, रिव्यू रिपोर्ट में नहीं आता। इसकी रीजन सुन लें। पहले ये अलहदा से पैराग्राफ नहीं होता था, से 5-7 साल पहले इसे एमसीक्यू ऑफ मैटर पैराग्राफ में ही इंक्लूड करते थे। अगर आप इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर आपने कभी गौर किया हो ना, ये शायद मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताई थी ये बात कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पहले एमसीक्यू ऑफ मैटर की एग्जांपल हुआ करता था। इसकी ड्राफ्टिंग भी ऐसे नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देते हैं, मैटर बताते हैं किस वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, और एंड पे वो ये लाइन भी लिखते हैं, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। फिर स्टैंडर्ड ने, आईफैक ने रिवीजन करना शुरू की, और अनफॉर्चुनेटली आधी रिवीजन कर दी, आधी नहीं की। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसने रिवाइज कर दिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में उसने गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ एमसीक्यू ऑफ मैटर से निकाल के अलहदा शो कर दिया, लेकिन रिव्यू स्टैंडर्ड्स को रिवाइज नहीं किया। इसका मतलब है अगर गोइंग कंसर्न का इशू है, रिपोर्ट रिव्यू एंगेजमेंट में भी करना है, लेकिन इसके लिए पैराग्राफ कौन सा होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। रिव्यू रिपोर्ट में ना की ऑडिट मैटर है, ना मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। रिव्यू में प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए जाते हैं? प्रोसीजर नहीं, सेम नहीं, और क्या हम मर जाएंगे प्रोसीजर परफॉर्म करते करते? हम सेम प्रोसीजर कम करने होते हैं, बहुत कम करने होते हैं। इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म, अब सुन लें वो क्वेश्चन जो आई कैप ने सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ है इस चैप्टर में। कहता है रिव्यू में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। हमने स्टार्ट कहां से लेना है? हमने स्टार्ट इस चीज से लेना है कि रिव्यू के प्रोसीजर्स कम है ऑडिट की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो मॉडरेट है, पहली लाइन। फिर आगे बताया, ये तो हमने जनरल क्वेश्चन बता दिया ना कि प्रोसीजर कम है। कम है तो कौन कौन से लेकिन परफॉर्म करते हैं वो सुन ले। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। रिव्यू प्रोसीजर की एग्जांपल्स क्या है? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू। अच्छा आप सुन लीजिए बेसिकली होता क्या है। जब रिव्यू एंगेजमेंट हमारे सामने आता, पहली चीज तो ये, हमारी फर्म में जिन लोगों की ऑडिट एंगेजमेंट में प्लानिंग होती है ना, वो तो 50-50, आधे खुश आधे सैड। जिनकी ऑडिट में प्लानिंग होती है, ऑडिट एंगेजमेंट, जिनकी रिव्यू में प्लानिंग होती है, रिव्यू के वो खुश। ऑडिट वाले आधे हैप्पी आधे सैड क्यों होते हैं? उन्हें पता है 3 महीने की असाइनमेंट है ना, 1.5 महीना हमने दबा के याशी करनी है। क्लाइंट पे सुबह जाएंगे 11 बजे और 3:30-4 बजे निकल आएंगे। लेकिन जो आखिरी 1.5 महीना है ना, इसमें भी सुबह जाएंगे 10 बजे, लेकिन वापस आएंगे अगले दिन 2-3 बजे रात, ठीक है ये। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट में थ्रू आउट द एंगेजमेंट 10 बजे जाएंगे, 4-4:30 वापसी। क्यों? इसमें प्रोसीजर ही कम, इसमें ज्यादा क्या करते हैं भला? सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं,
हम रिस्क असेसमेंट करते हैं एनालिटिकल, पिछले साल की निस्बत सेल्स कम क्यों है, परचेजेस ज़्यादा क्यों है, ये एक्सपेंसेस कम, ये एक्सपेंसेस, एनालिटिकल प्रोसीजर सारे परफॉर्म करते हैं जैसे ऑडिट। और आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर में कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती। फिर उसके बाद क्लाइंट से इंक्वायरी करते हैं, सर ये डेटर्स पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा क्यों है, इंक्वायरी। क्लाइंट हमें कोई ना कोई रीज़न देता है, अगर वो रीज़न हमें एक्सेप्टेबल लगे, जस्टिफाइड लगे, तो यहीं पे ख़त्म कहानी। हम फर्दर डिटेल चेकिंग नहीं करते, एजिंग रिपोर्ट बनवा के उसकी एक्यूरेसी को चेक नहीं करते, इंक्वायर करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और इंक्वायरी करते। इंक्वायरी से अगर हमारी तसल्ली हो जाए, काम यही खत्म। अगर तसल्ली ना हो तो फिर हम अदर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वरना नहीं करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसमें हम अगर तो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से ही एविडेंस मिल जाए और यहीं पे खत्म, लेकिन अगर इनसे एविडेंस ना मिल सके तो फिर फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, नॉर्मली नहीं जाते। यानी रिस्क है तो मजीद काम करना है, वरना सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम खत्म। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, एनालिटिकल प्रोसीजर भी टेबल पे बैठ के करने हैं, इंक्वायरी भी टेबल पे बैठ, भागदौड़ का काम ही नहीं होता। तो रिव्यू एंगेजमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल। अच्छा, अब लेकिन आपको एग्जांपल्स बता रहा है। इंक्वायरी कौन सी, क्लाइंट से पूछेंगे सर कोई सिग्निफिकेंट एनुअल कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन तो नहीं है, उससे रिलेटेड इंक्वायरी करेंगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में, सर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट डेप्रिसिएशन में चेंज तो नहीं आया। रिलेटेड पार्टीज के बारे में इंक्वायरी करेंगे, फ्रॉड से रिलेटेड, नॉन कंप्लायंस, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इंक्वायरी करेंगे। अगर क्लाइंट कह दे सर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, तो नॉर्मली हम, अगर हमें रिस्क ना हो तो हम मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, वरना अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई अनयूजुअल आइटम, अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो तो फिर अदर रिव्यू प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, वरना अगर इसमें से कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं होता, या होता है लेकिन क्लाइंट हमें उसकी वैलिड रीजनिंग दे देता है, तो फिर मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए। रिव्यू एंगेजमेंट में पहला, जब आपसे पूछेगा ना कि रिव्यू एंगेजमेंट में बताओ कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने पहली चीज ये बतानी है कि रिव्यू में प्रोसीजर ऑडिट की निस्बत कम होंगे। दूसरी चीज ये बतानी है कि रिव्यू में ज्यादातर इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स नॉर्मली परफॉर्म नहीं किए जाते। ये 3 पॉइंट लिख दिए। अगर तो क्वेश्चन 2 नंबर का यहीं पे खत्म। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो फिर आपको इंक्वायरी की भी कुछ एग्जांपल्स लिखनी पड़ेंगी, 3-4, एनालिटिकल प्रोसीजर की भी एग्जांपल लिख दें, और अदर रिव्यू प्रोसीजर की भी एग्जांपल लिख दें। यानी अदर रिव्यू प्रोसीजर का क्या मतलब, नॉर्मल ऑडिट में गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैल्यूएट करते हैं, रिव्यू में भी करेंगे। नॉर्मल ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में भी होगा। नॉर्मल ऑडिट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, रिव्यू में भी ऑब्टेन करेंगे। नॉर्मल ऑडिट में एरिया कम्प्लेक्स हो, स्पेशल एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं, रिव्यू में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिए इनको कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन ये ज्यादातर काम इंक्वायरी से ही खत्म हो जाएगा। अगर आपका रिस्क ज्यादा है फिर हम फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, वरना फर्दर प्रोसीजर की तरफ नहीं जाते। ये है हमारा रिव्यू। लेकिन एक मिनट ठहरिए, पहले बताइए
क्या ऑडिट और रिव्यू, क्या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को वो क्लियर हो गई? रिलेटेड सर्विसेज की टर्म क्लियर है? फिर क्या ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्लियर है आपको? फिर क्या रिव्यू में जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की जाती हैं वो क्लियर है? रिव्यू में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये प्रोसीजर वाला क्वेश्चन लाजमी करना है आपने, इसको रटा लगा लीजिएगा। अच्छा, अब जो नहीं पढ़ाया और कल पढ़ना है वो बताइए। क्या रिव्यू में जो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन दिए जाते हैं वो पता है आपको? कौन सा कंक्लूजन किस सिचुएशन में दिया जाएगा? अच्छा, वैसे अगर आप 5 मिनट अगर हो तो रिव्यू रिपोर्ट आपके सामने आ जाए। अच्छा, ठीक। फिर आज वादा कीजिए रिटन असाइनमेंट। देखिए इस चैप्टर की वॉल्यूम 2 की कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, वॉल्यूम 1 की भी रिटन असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा। एक काम लाजमी करना है आपने, क्वेश्चन ये रीड कर लेने हैं और खास तौर पे आंसर ना करें, चाहे क्वेश्चन रीड कर लें। और खास तौर पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में रिव्यू रिपोर्ट है, ये रीड करना है और मुझे बताना है ये ऑडिट रिपोर्ट के जुड़वा बहन है कि नहीं। रिव्यू रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट की जुड़वा बहन, ये पढ़ के पता चलेगा, पढ़ के कल बिल्कुल पढ़ेंगे, कल दिखाएंगे भी, पढ़ेंगे भी आपको इसको। चलिए आपने भी पढ़ के आना है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।